आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले 2 वीडियो बन चुके हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। और ये पार्ट थर्ड है। तो चलें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है। ये कथन है, ठीक है। जो कथन और कारण के क्वेश्चन भी नेट में पूछे जाते हैं, ये आजकल बहुत ही आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप देख सकते हैं। जो अभी कथन दिया गया है वो है प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम की गतिविधियों के कार्यान्वयन को मॉनिटर करते हैं। यह अभिकथन दिया गया है। जो इसका कारण दिया गया है वो है विटामिन ए की कमी के नियंत्रण प्रोग्राम में प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम में शामिल होने वाली जनता जिन्हें बीमारी होने का खतरा हो उनकी प्रतिशत व्याप्ति को मापते हैं, ठीक है। जो प्रक्रिया सूचक प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, अगर किसी समुदाय में विटामिन ए की कमी है, ठीक है, तो उसको रोकने के लिए, उसको प्रचार प्रसार करने के लिए हम एक प्रोग्राम को बनाते हैं, ठीक है। प्रोग्राम को बनाते हैं और उसको संचालन करते हैं। फिर देखते हैं जो लोग आए हैं, कितने लोग आए हैं, कितने जागरूक हो रहे हैं, कितनी इससे विटामिन ए की जो कमी है उसके प्रति जागरूक हो रहे हैं, कौन कौन सी बीमारी होती है, सब कुछ नियंत्रण करता है। तो इससे क्या होता है, ये ए और बी मतलब दोनों ऑप्शन सही है। तो इसमें हो जाएगा हमारा दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, पहला ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है अभिकथन दिया गया है, एक ही जन समुदाय में उम्र के बढ़ने की दर भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न होती है। यह अभिकथन हमारा, जो इसका कारण दिया गया है वो है उम्र के बढ़ने के चारित्रिक गुण निर्धारित करने में आनुवांशिकता और वातावरण मुख्य कारक है। ये हमारा कारण दिया गया है। तो ये जो क्या है, एक दिया है किसी समुदाय है, ठीक है, कोई समुदाय है, उसमें जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, समुदाय में जो व्यक्ति हैं और उम्र के बढ़ने की दर भिन्न भिन्न होती है। समुदाय में बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, एक लोग तो रहते नहीं, समुदाय में विभिन्न लोग रहते हैं, तो उनकी उम्र बढ़ने की दर जो होगी तो अलग अलग होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं तो अलग अलग उनकी दरें होंगी। वो कोई किसी स्पीड से बढ़ रहा है, उसकी वृद्धि, मानसिक वृद्धि, सामाजिक, भौतिक, उसका जो भी है, जो इमोशनल कैसा है, वो कैसा नहीं है, उसका नेचर सब अलग होगा। तो वो किसी से मैच नहीं करता, उनकी अलग ही होती है। शारीरिक वृद्धि किसी की ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, मानसिक वृद्धि कैसे, उसकी आईक्यू, सब कुछ अलग ही होगा ना। तो ठीक है, पहला हमारा तो सही हो गया। और जो दूसरा दिया, उम्र के बढ़ने के चारित्रिक गुण निर्धारित करने में आनुवांशिकता और वातावरण मुख्य कारक है। जैसे कि किसी का उम्र बढ़ रहा है, किसी वो परिवार में है, ठीक है, तो वो पूरा क्या होगा, परिवार का वातावरण, अगर परिवार अच्छा है, ठीक है, खान पान, उसका आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो वो उसके अकॉर्डिंग बढ़ेगा। और कोई निर्धन परिवार है तो उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे का जो विकास होगा, ठीक है, मानसिक, ठीक है, मनोवैज्ञानिक जो भी उसमें देखा जाता है, उसका विकास वैसे ही होगा। अगर निर्धन है तो उसको खाना अच्छा नहीं मिलेगा तो वो कुपोषण हो सकता है, उससे कुपोषित हो सकता है बच्चा। और जो धनी परिवार में बच्चा बढ़ रहा है तो वो उसका सब कुछ अच्छा होगा, हेल्थ अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा सही हुआ, ए और आर दोनों सही है। जिसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है MUFA, जिसे हम कहते हैं MUFA, जिसे कहते हैं मूफा, और एक होता है पूफा, ठीक है। तो अभी दोनों को डिटेल से पढ़ेंगे होता क्या है। इसमें पहले दिया क्या गया है, मूफा युक्त आहार सीरम में वसा की मात्रा के नियंत्रण में सुधार लाने में सहायक होते हैं। कौन, मूफा, ठीक है। मूफा क्या होता है, वसा की मात्रा जो होती है उसको नियंत्रण लाने में सहायक होते हैं। यह हमारा अभिकथन दिया गया है।
देखिए, जो बिल्कुल सही है। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है दोनों, और इसको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में से एक क्वेश्चन तो आता है रिलेटेड, एक क्वेश्चन आता, चाहे अभिकथन पूछ ले या फिर इसमें अलग से दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। ठीक है, तो जो उसका कारण दिया गया है वो दिया गया है MUFA मुफा सीरम के कुल कोलेस्ट्रॉल और LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायता करता है, और HDL कोलेस्ट्रॉल पर कोई असर नहीं डालते। ठीक है, इसमें आप बात करते हैं जैसे कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कम करने, जो कोलेस्ट्रॉल है उसको कम करने में सहायक होता है कौन? मुफा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, दोनों ही सही है। A और R दोनों सही है। इनमें से कौन सा सही है? A सही है, ए, इनमें दोनों सही है। ये ऑप्शन 4 दोनों सही है, A और दोनों सही है। तो इसको और डिटेल से पढ़ते हैं कि ये क्या होता है, मुफा पूफा क्या होता है। उससे पहले ये देखते हैं कि जो कैलोरी का जो भाग होता है उसमें वसा कितना मिलना चाहिए? 30%। कैलोरी से 30%, और संतृप्त वसा से 7%, मोनो अनसेचुरेटेड वसा से 10%। ठीक है, ऐसे देख सकते हैं। पहले से पॉली अनसेचुरेटेड वसा से कुल 15 से 20%, और आहार कोलेस्ट्रॉल के 200 मिलीग्राम पर दिन से कम होना चाहिए। अब देखते हैं इसको मुफा पूफा क्या है। ठीक है, मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, जिसे क्या कहते हैं? मुफा, MUFA कहते हैं, जिसे मुफा कहते हैं। एक डबल बॉन्ड फैटी चैन एसिड के साथ वसा अणु होते हैं। ठीक है, ये होता क्या है? ये मुफा की भरपूर प्लांट ऑयल कमरे जो कमरा हमारा जो रूम टेम्परेचर है उसमें ये तरल होते हैं, और ठंडा होने पर सेमी सॉलिड हो जाए, वो पूरा जमते नहीं, सेमी सॉलिड होते हैं। मुफा में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक खाद्य स्रोत जैसे डेयरी उत्पाद जैसे नट्स, बीज, जैतून और एवोकाडो है, और यह मतलब इसके जो तेल होते हैं, ठीक है, जैसे सूरजमुखी के तेल में 85% मुफा होता है, जबकि जैतून के तेल में 75%, और कैनोला में जो कैनोला तेल होता है उसमें 58% होता है। और इसके कुछ और भी स्रोत हैं जिसमें बादाम, मक्का, तिल, मूंगफली, अंगूर, कुसुम और साबुत अनाज, गेहूँ, ये सारे मुफा के अच्छे स्रोत हैं। तो ये रूम टेम्परेचर में तरल होते हैं, और दूसरे उसको थोड़ा सा टेम्परेचर हाई करते हैं तो वो थोड़ा सा सॉलिड हो जाते हैं, अर्ध तरल होते हैं। अब बात करते हैं पूफा क्या होता है। ठीक है, पूफा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। पूफा क्या होता है? पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। तो पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? पूफा कहते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? इसको सामान्य टेम्परेचर पर रखते हैं तो ये तरल होते हैं, और ये चिपचिपाहट और गलनांक तापमान में 2 गुनी वृद्धि होती है। पूफा के अच्छे स्रोत हैं अखरोट, सूरजमुखी के तेल, और क्या है इसके? फ्लेक्सडीज और खसखस। पूफा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, ओमेगा 3 फैटी एसिड 3 प्रकार के होते हैं। लिनोलिक एसिड, इकोसापेनोइक एसिड और डोकोसाहेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं। पूफा भी 3 प्रकार के होते हैं, और ओमेगा 3 फैटी एसिड भी 3 प्रकार के होते हैं, और यह ज़्यादातर मछली में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप देखते होंगे प्रचुर मात्रा में क्या होता है? ओमेगा 3 पाया जाता है, और इसके भी जो प्रकार होते हैं वो भी मछली में ज़्यादा पाए जाते हैं। और कुछ शाकाहारी स्रोत जैसे चिया बीज, भांग के बीज और फ्लैक्सीड्स है,
जो उसमें पाया जाता है शाकाहारी में, ठीक है, और मांसाहारी में मछली के में ज़्यादा पाया जाता है। ओमेगा 6 फैटी एसिड के समृद्ध स्रोत जो है पाम, सोयाबीन, रेपसीड और सूरजमुखी के तेल में पाया जाता है ओमेगा 6 फैटी एसिड। और किस में और पाया जाता है प्रचुर मात्रा में? उसमें आप देख सकते हैं जो खाद्य पदार्थ है वो है अंडे, पूरे अनाज, खाद्य पदार्थ जो होते हैं नट, कद्दू के बीज, पाइन नट, अखरोट। लेकिन सबसे ज़्यादा मछली के तेल में पाया जाता है। मुफा फूफा के स्वास्थ्य लाभ, इसके क्या लाभ है? ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप देख लें। इसका क्या होता है, ये हृदय रोग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो हृदय रोग के जो मरीज हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और मुफा इंसुलिन के स्तर को सुधारने में अच्छा और रक्त शर्करा को नियंत्रण रखता है, जिससे हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपोग्लाइसीमिया और पीबायोटिक लक्षणों से बचा जा सकता है। ये इसके लाभ होते हैं। तो इस मुफा, ठीक है, और पूफा का हमें अपने आहार में शामिल करना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और इससे हमारे हृदय जो जो जिनका रक्तचाप, जिसका बीपी बढ़ा, उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। और जिसे डायबिटीज़ हुआ है उसके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये तो हो गया हमारा। नेक्स्ट है क्रॉनिकल रीनल फेलियर के रोगी को प्रोटीन की मात्रा सीमित रखने और सोडियम की मात्रा पर प्रतिबंध लगाने का परामर्श दिया जाता है। तो ये जो हमारा अभिकथन है, जो क्रोनिकल रीनल, ठीक है, जो फेलियर होता है वो रोगी, ये कौन सा फेलियर होता है? ये होता है जो किडनी से होता है, ठीक है, जो किडनी की एक बीमारी होती है। तो इसमें सोडियम की मात्रा पे प्रतिबंध लगा दिया जाता है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। रोगी को प्रोटीन की मात्रा सीमित रखती है, इसमें ज़्यादा प्रोटीन नहीं, मतलब एक नॉर्मल सामान्य प्रोटीन दी जाती है। इसका जो कारण दिया गया है वो क्रोनिकल रीनल जो फेलियर में ग्लामेरुलर और निस्यंदन गति 15 मिलीमीटर पर मिनट से कम हो जाती है, ठीक है। जो इसका कथन दिया गया है वो क्या है? दोनों सही हैं। तो इसका ए और आर दोनों सही हैं। तो इसको और डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, ये जो बीमारी है जो रक्त से संबंधित होती है, ठीक है, वो क्या होता है जब हम इसका हाइपरटेंशन, जैसे हाई बीपी होती है, या फिर किसी को डायबिटीज़ है, मधुमेह, ठीक है, मधुमेह है, अगर लगातार ये हो रहा है, बीपी हो रहा, हाई बीपी है, ठीक है, तो वो क्या होता है, इसको धीरे धीरे ये वृक्क किडनी से संबंधित बीमारी होने लगती है। जब बीमारी होती है तो क्या कहता है, वो किडनी काम करना बंद कर देता है, वो फेल हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसकी जांच करानी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा ये बीमारी से रिलेटेड था, ठीक है, इतना समझ में आया। नेक्स्ट है स्वच्छता की क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा इसे आंशिक रूप से अलग अलग किया जाता है। यह हमारा अभिकथन है, और जो इसका कारण दिया गया है, क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरण के भागों को एक पाइप सिस्टम के माध्यम से रासायनिक अवयवों के फैलाव के द्वारा स्वच्छ और साफ सुथरा किया जाता है। तो ये जो ना अभिकथन और आर जो इसका कारण दिया गया है, दोनों ही सही है, ठीक है। नेक्स्ट है आजकल डिज़ाइनर वस्त्रों में और नकल किए गए वस्त्रों में अंतर बताना आसान है। ये बिल्कुल सही है, इसका अभिकथन बिल्कुल सही दिया गया है। जो इसका कारण दिया गया वो है
खास ऑप्टिकल विशेषताओं का धागा निर्माण हुआ है जिसके प्रयोग से कपड़ों में आदर्श नमूने बनाए जा सकते हैं जो सिर्फ पोलराइड रोशनी में दिखाई देता है। कौन सी रोशनी में? पोलराइड रोशनी में दिखाई जाती है, इसलिए पता लगा सकता है। दोनों ही सही है इसके। नेक्स्ट है, सिलाई की मशीन में प्रयोग आने वाले अधिकतर धागे एस ऐंठन से रचे जाते हैं। तो जो एस ऐंठन है, ठीक है, तो वो गलत है। ऐसे ऐंठन होते हैं जिसको हम ऐसे, जब हम इधर घुमाते हैं तो जो ऐंठन होती है उसका रूप ऐसा हो जाता है, एस जैसा। तो ये गलत है, उसमें एस ऐंठन नहीं होता है। तो उसका जो कारण दिया गया वो है जेड ऐंठन के धागों की ऐंठन मशीन के चलने पर खुल जाती है और या कमज़ोर होकर टूट जाती है। बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये ए और आर दोनों ही गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन हुआ? ए और आर दोनों नहीं, ये नहीं, ए सही है लेकिन आर गलत। गलत, ए और आर दोनों सही है, पहला ऑप्शन। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है, क्रॉस डाइंग के कारण कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। जो क्रॉस डाइंग होता है उसमें कई रंग के कपड़ों का निर्माण हो सकता है। इसमें दो या ज़्यादा प्रकार के तंतु अलग अलग डाई अपनाकर विभिन्न रंग के बन जाते हैं। तो जब दो अलग अलग, ठीक है, अलग अलग कपड़ों के धागों को मिलाते हैं तो अलग अलग रंग अलग अलग धागों में चढ़ते हैं। जैसे एक डाइंग पद्धति को से होता है कलर, ठीक है, पूरा कलर हो जाता है, अलग अलग रंग चढ़ जाते हैं। तो ये दोनों सही है, ए और दोनों सही है। नेक्स्ट है, एक पारिवारिक बजट भविष्य में विभिन्न मदों पर होने वाले खर्चों का विस्तृत ब्यौरा है। ठीक है, जो ये अभिकथन दिया गया है, ठीक है, जो बिल्कुल सही है। एक पारिवारिक बजट क्या करता है, जो बजट बनता है वो पूरा क्या करता है, किसी एक महीने का बना दिया, ठीक है, एक महीने का बनाया कि हमारा इतना आता है, ठीक है, पैसे आए पर मंथ, तो उसके अकॉर्डिंग हमको खर्च करना है। तो ये पूरा भविष्य के लिए ही कारगर होता है। दूसरा जो दिया गया है वो है, यह परिवार को पारिवारिक आय के अंतर्गत रखने में मदद करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो हमारा जो इनकम है, समझे 3,000 इनकम आ रहा है, तो हमें क्या करना है, बजट बनाना है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसके अंतर्गत ही हमें अपना बजट बनाना है। इससे बाहर तो नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे इनकम इतनी है तो हम 3,000 के बजाय 4,000 का तो नहीं बना सकते कि हाँ हम 4,000 खर्च तो नहीं कर सकते। हमको इसी के अंतर्गत अपना बजट तैयार करना है और इसमें सेविंग्स भी करनी है। तो ये हमारा दोनों ही सही है, ए और आर दोनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट है, मांसपेशियों में अत्यधिक लैक्टिक एसिड के एकत्रित होने से शरीर क्रियात्मक थकान होती है। बिल्कुल सही, हमारे शरीर में जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो थकान महसूस होता है, ये सही है। अब देखते हैं, जो दूसरा कारण दिया गया है वो है, यह श्रमिक की काम की जानकारी या काम के प्रति अरुचि की मनोवैज्ञानिक अभिवृत्ति से ज़्यादा संबंधित है। बिल्कुल गलत, उसकी रुचि प्रवृत्ति इसमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, लैक्टिक एसिड जब जमा होता है तो थकान महसूस होता है। ठीक है, तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है, हमारा ये पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरित उपभोक्ता आंदोलन उपभोक्ता व्यवहार तथा व्यवसाय लाभ प्रयोजन की उपेक्षाओं के बीच संतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। जो इसका कारण दिया गया वो है, वातावरण के बचाव के लिए एक हरित उपभोक्ता अनुकूल क्रिया के लिए उपभोक्ता की क्षमता को एक बल में बदल सकता है। ये भी सही है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन
जो कारण दिया गया वो अभिकथन से मैच नहीं करता, ठीक है। उसका कारण नहीं दिया गया। ए सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसमें अभिकथन दिया गया है, यौवन के आरंभ में दिखने वाला प्रथम बाहरी लक्षण लंबाई और वजन में तेजी से वृद्धि होती है, ठीक है। ये अभिकथन दिया गया है और इसका जो कारण दिया गया वो है इंसुलिन और कॉर्टिसोल का स्राव वृद्धि को बढ़ाता है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो पहला है वो बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं। ए और आर दोनों गलत है, नहीं ए सही लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही। थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, अनाथों को संस्था में रखना भारत सरकार के लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, ठीक है। ये हमारा पहला है, अभिकथन दिया गया है और जो उसका कारण दिया गया वो है संस्था में रहने वाले एक बच्चे को उसके विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक सुरक्षा और देखभाल प्राप्त होती है। तो ये जो कथन और कारण दिया गया दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट है, चुनाव में महिलाएं एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन रही हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सही है, चुनाव में महिलाएं आजकल आगे आ रही हैं। अधिक से अधिक महिलाएं अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर रही हैं तथा अपने चुनावी अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही है, बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विपणन अन्य प्रकार के विपणन से भिन्न होता है क्योंकि इसका उद्देश्य विपणनकर्ता को लाभ पहुंचाना नहीं अपितु लक्षित श्रोता और आम समाज को लाभ पहुंचाना होता है, ठीक है। ये इसका अभिकथन दिया गया है, जो अभिकथन दिया गया, जो सामाजिक विपणन होता है वो क्या करता है, समाज को लाभ पहुंचाता है, बिल्कुल सही है। जो उसका कारण दिया गया है वो है इसका उद्देश्य उत्पाद या सेवा का विपणन करना नहीं अपितु एक सामाजिक व्यवहार जिस पर सामान्यतः अत्यधिक जन सहमति होती है को प्रभावित करना होता है। ये भी सही है लेकिन ये ज़्यादा उसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा कारण इसका। तो ए तो सही है और आर भी सही है परंतु उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनमें प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लगाएं। तो इसमें खाद्य पदार्थ क्या इसमें हमें लगाना है, जो आयरन की उपस्थिति है, आयरन किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे लास्ट में, ठीक है। आरोही क्रम में लगाना है हमें, आरोही क्रम में, ठीक है। आयरन की मात्रा 100 ग्राम में पर 100 ग्राम में कितनी होती है इनमें से, ठीक है। तो चलें लगाते हैं। तो इसमें दिया है बादाम, लोबिया, तरबूज, मेथी के पत्ते और लीवर। तो इसमें पहला आरोही क्रम में लगाना है, याद रखिए आरोही क्रम में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो इसमें सबसे पहले आएगा लोबिया, ठीक है। जो फिर सेकंड है तरबूज, थर्ड पे आएगा हमारा और इनमें से लीवर आएगा, ठीक है। और जो फोर्थ है वो है बादाम और फिफ्थ हमारा मेथी के पत्ते में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है 24 घंटे आहारी रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में लगाएं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, आप देख सकते हैं पहले भी क्वेश्चन में ये बहुत ही रिपीट होता है, नेट में आता ही है। तो इसको सही क्रम में लगाना, जब हम 24 घंटे का किसी का आहारी सर्वेक्षण करते हैं तो कौन कौन सा पहला चरण है जो हमें इसको करना चाहिए, तो उसको सही क्रम में लगाना है। तो चले देखते हैं
इसमें सबसे पहला होगा हमारा प्रश्नावली तैयार करना और उसकी वैधता परखना। ठीक है, उसको पहले प्रश्न बनाएंगे कि हमें पूछना क्या है। उसके बाद जो सेकंड है वो है मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता द्वारा पिछले 24 घंटे में ग्रहण की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में सूचना एकत्रित करना कि क्या क्या खाया है 24 घंटों में, इसका सूचना लेना। जो उसका थर्ड चरण होता है वो है पके हुए खाद्य पदार्थों की सेवित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। जो पके हुए हैं उसको कच्चे में परिवर्तित करके उसका नाप लेना। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड हो गया ना। अब कौन सा है? फोर्थ है हमारा आहार संरचना तालिकाओं के प्रयोग से ऊर्जा और पोषक तत्वों का परिकलन करना। और जो हमारा फिफ्थ है आरडीए के साथ ऊर्जा और ग्रहण पोषक तत्वों की तुलना करना कि जो जिसे हम पूछ रहे हैं उसने कितना पोषक तत्व लिया और जो आरडीए क्या है प्रस्तावित मात्रा उससे तुलना करना कि वो ज़्यादा ले रहा कम ले रहा है क्या है, सब कुछ किया जाता है। नेक्स्ट है आर्द्र उष्मा से स्टार्च के कणों में आने वाले परिवर्तनों को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, इसको भी सही क्रम में लगाना है। तो इसका सबसे पहला होगा वो है स्टार्च के कण ठंडे पानी में निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, मिक्स हो गए। ठीक है, ठंडे पानी में। उसके बाद क्या होता है, जो इसका सेकेंड है वो है उष्मा देने से हाइड्रोजन बॉन्डर्स टूट जाते हैं जिससे कणों में पानी आसानी से घुस जाते हैं। जब उष्मा देते हैं तो क्या होता है उसमें कणों में पानी घुस जाते हैं, वो घुलने लगता है। जो थर्ड है वो है स्टार्च कणों में उपस्थित स्टार्च की चैन पानी सोखती है और उनके लच्छे खुल जाते हैं। जैसे कि स्टार्च है तो वो पानी सोखने लगता है, वो घुलने लगता है, लच्छे उसके खुलने लगते हैं। ठीक है, जो फोर्थ है वो है स्टार्च के कणों का आकार बड़ा हो जाता है। जो कण है पानी सोखेगा तो क्या होगा, वो फूलने लगता, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, जो फिफ्थ है मिश्रण गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। जब घुल जाएगा तो गाढ़ा और पारदर्शी हो जाता है। ये सही चरण है इसका। नेक्स्ट है एथेरोस्क्लेरोसिस के विकसित होने में आने वाले चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसका जो सही चरण होगा कौन सा होगा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस जो होता है वो क्या होता है, जो नस होती है हमारी, देखिए नस है उसमें फैट जम जाता है। ठीक है, नसों में ये नस है हमारा, इसके अंदर फैट जम जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है दबाव बढ़ जाता है। ठीक है, नसों में जब संकुचन होता है तो दबाव बढ़ जाता है, जो ब्लड जाता है तो उसको जगह कम मिलता है तो दबाव बढ़ जाता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर जैसे रक्त जो हार्ट अटैक होता है इसके वजह से होता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को समझ में आया। देखिए इसको फैट जमना, इसमें बहुत ज़्यादा जम गया ये और ये पूरा कवर कर लिया फैट। ठीक है, अब इसे हमें सही चरण में लगाना है। जो इसका जो सिम्टम्स है इसमें पहला कौन सा होता है, उसके बाद लास्ट इसका सिम्टम्स क्या है। जो इसका पहला है उसकी बात कर लेते हैं। तो पहला है फैटी स्टिकस। ठीक है, यह पहला सिम्टम्स होता है। जो दूसरा है वो है एथ्रोमेटस प्लास्कस। ठीक है, दूसरा सिम्टम्स है, इसका जो चरण है दूसरा है। इसका जो तीसरा है वो है फाइबरस प्लाकस। ठीक है, और जो इसका फोर्थ है वो है कैल्सिफिकेशन। फिफ्थ है जो इसका फिफ्थ है वो है अल्सरेशन। और जो इसका सिक्स्थ है थोराम्बोसिस। ठीक है, ये इसके सही चरण हैं। नेक्स्ट है एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लगाएं। ठीक है, तो उसका सही क्रम क्या है, जब हम खाद्य सेवा प्रणाली करते हैं तो उसके जो प्रवाह है, ठीक है, उसका जो प्रवाह के
चरण है उसको सही क्रम में लगाना है। इसमें सबसे पहला है प्राप्त करना, ठीक है। जो उसका दूसरा है भंडारण, तीसरा इसका है उत्पादन, जब हम प्राप्त करेंगे उसका भंडारण करते हैं, उसके बाद उसको उत्पादन करते हैं। तीसरा उसके बाद चौथा है नियंत्रण, होल्डिंग, और उसका जो पांचवा है वो है वितरण, सर्विस, तब हम वितरण करते हैं। तो ये हमारे आज के 50 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। कैसा लग रहा है आपको, फीडबैक चाहिए आप लोगों का, ठीक है। और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। और देखने के लिए